हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास हम लोग 22 करेंगे जो कि आधुनिक इतिहास का रहेगा। तो भारतीय इतिहास में हम लोग आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे, उसका क्रैश कोर्स कर रहे थे। तो चलिए आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 1857 ईस्वी के क्रांति जो हुए थे, प्रमुख क्रांति, वो उसका क्या रीजन था, क्यों हुआ था, क्यों असफल हो गया था, इस सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ था 1885 ईस्वी में। कांग्रेस एक लैटिन अमेरिकी शब्द है, अर्थात कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति उत्तरी अमेरिका के राजनीतिक इतिहास की देन है, जिसका अर्थ है व्यक्तियों का समूह। तो कांग्रेस कहाँ का शब्द है, तो अमेरिकी शब्द है। एक लैटिन, ये लैटिन शब्द है, लैटिन अमेरिकी शब्द है। और कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उत्तरी अमेरिका के राजनीतिक इतिहास से हुई है। तो इसका मतलब क्या होता है, कांग्रेस का मतलब क्या होता है, जो कि व्यक्तियों का समूह होता है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। उस समय भारत का वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डरफिन थे। तो लॉर्ड डरफिन था उस समय भारत का वायसराय, जो कि 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस के संस्थापक स्कॉटलैंड के और सैन्य अधिकारी ए.ओ. ह्यूम थे। तो कांग्रेस के संस्थापक किसको माना जाता है, ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। इन्हें शिमला का संत, हार्मिट ऑफ शिमला कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसको याद कर ले कि कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता था, तो ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। और ए.ओ. ह्यूम को क्या कहा जाता था, तो शिमला का संत कहा जाता था, क्योंकि वो मैक्सिमम शिमला में ही रहता था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में प्रस्तावित किया गया था, किंतु वहां प्लेग नामक बीमारी फैल जाने के कारण इसे बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया, जिनमें से 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो पहली बार जो बैठक हुई थी कांग्रेस अधिवेशन की, उसमें कितने व्यक्ति थे, तो 72 व्यक्ति थे, 72 सदस्य थे। कांग्रेस ने अपने स्थापना के समय कुल 9 प्रस्ताव को पारित किए थे। कांग्रेस अधिवेशन के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी एवं सचिव कौन थे, तो ए.ओ. ह्यूम थे। तो कांग्रेस अधिवेशन के पहले अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और सचिव कौन थे, तो ए.ओ. ह्यूम थे। और कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी, तो ये अंग्रेजों की एक चाल थी, जिसमें एक पद पर, सचिव पद पर तो ए.ओ. ह्यूम थे और व्योमेश चंद्र बनर्जी जो कि भारतीय थे, उनको बिठाया गया था इस पद पर, ताकि भारतीय भी इस पे भरोसा दिखा सके। ए.ओ. ह्यूम की जीवनी बेडर बर्न ने लिखा है। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपनी खुद की सुरक्षा बल के रूप में किया था। तो कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, अंग्रेजों ने किया था। और क्यों किया था, वो खुद की ही सुरक्षा बल के लिए किया था, वो अपने स्वार्थ के लिए किया था, न कि भारतीयों के लिए किया था। सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा का अर्थ है भारत में कांग्रेस के रूप में एक ऐसे राजनीतिक संगठन का निर्माण करना जो विदेशी शासन के प्रति संभावित राजनीतिक असंतोष की लहर को रोक सके। किंतु कांग्रेस भारतीय क्रांतिकारियों का एक मंच बन गया। लाला लाजपत राय ने अपने पुस्तक यंग इंडियन में सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कांग्रेस की वार्षिक बैठक अधिवेशन कहलाती थी। कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर महीने में होता था और प्रत्येक वर्ष अलग अलग स्थानों पर होता था, किंतु 1930 ईस्वी के बाद यह जनवरी में होने लगा। कांग्रेस के पहले 20 साल का काल उदारवादी का काल कहलाया, क्योंकि इस समय कांग्रेस के हाँ में हाँ मिलाती रही। तो इस समय कांग्रेस का हाँ में हाँ मिलते रहा, भारतीयों के लिए भी कुछ करते रहा, क्योंकि उनकी चाल थी। उदारवादी के काल को बाल गंगाधर तिलक ने राजनीतिक शिक्षा का काल कहा है। उदारवादी के काल के प्रमुख नेता कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे और दादा भाई नौरोजी तथा रविंद्रनाथ टैगोर थे। अब देखते हैं गरम दल और नरम दल। तो कांग्रेस में 2 दल बट गए, जो कि एक गरम दल थे और एक नरम दल थे। तो उसके बारे में देखते हैं। समयकाल कांग्रेस की स्थापना के 20 वर्षों तक 1885 से 1905 ईस्वी तक कांग्रेस नरम दल के रूप में जाना गया। तो 1885 से जो 1905 ईस्वी तक था, जो स्थापना का जो 20 वर्ष था, मतलब स्टार्टिंग का 20 वर्ष, वो नरम दल के नाम से जाना गया। गरम दल का क्या था, तो सन 1905 जो ईस्वी था, 1885 से 1905 ईस्वी तक क्या था, तो नरम दल था। उसके बाद का समय जो हुआ वो क्या हो गया, गरम दल हो गया। 1905 ईस्वी के बाद से कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन में नई प्रवृत्तियों का उदय हुआ, जिसने कांग्रेस में एक नई गरम दल का रूप ले लिया। विश्वास, उनका विश्वास था, मतलब नरम दल का क्या विश्वास था, उनकी जायज मांगे सरकार स्वीकार कर लेगी, इसलिए वे प्रस्ताव पास कर प्रतिवेदन तैयार कर विचारार्थ सरकार के पास भेज देते थे। तो उनको विश्वास था कि उनकी मांगे सरकार पूरी कर लेगी, स्वीकार कर लेगी। उन्हें आशा थी कि अनुनय के इन तरीकों से भारतीय जनता धीरे धीरे अपने अधिकार प्राप्त कर लेगी और अंततः
भारत स्वतंत्र हो जाएगा। तो नरम दल जब ये था, स्टार्टिंग का जो 20 साल था कांग्रेस का, उसमें तो ये तो चाल थी अंग्रेजों की, वो तो बनाया था इसलिए कि ताकि इसमें लोग फंस जाए, उन लोगों को लगे कि हाँ हम लोगों को धीरे धीरे आज़ादी मिल रही है और भारतीय इस बात को भूल जाए। तो स्टार्टिंग का जो 20 साल था 1905 ईस्वी तक नरम दल जब तक था कांग्रेस, उस समय इसके सदस्य जो थे उनको ये विश्वास था कि सरकार उनकी मांगे पूरी कर लेंगी और धीरे धीरे उनकी जो भी आशा थी, जो भी उनको जो भी अधिकार चाहिए था वो सब मिल जाएगा सरकार की तरफ से, जो कि अंग्रेजी सरकार की तरफ से, और हमारा भारत स्वतंत्र हो जाएगा। और गरम दल जब ये बन गया 1905 ईस्वी के बाद, उसमें क्या हुआ तो 1905 सदी के अंतिम वर्षों में नए नेता के सामने आए। उनका विश्वास था कि केवल अनुनय विनय करके भारतीय अपने अधिकार नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तो 1905 ईस्वी के बाद उनको ये लगने लगा था कि अब हमें ऐसे मांगे नहीं हमारी कभी भी पूरी की जा सकती है, हम लोग ऐसे हाथ पे हाथ धर के नहीं रह सकते हैं, हमें कुछ क्रांति करना पड़ेगा, हमें खुद से भी कुछ काम करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने जनता को आत्मबल का पाठ पढ़ाया और उन्हें देश प्रेम की भावना भर दी। बोला देश प्रेम रहेगा तभी हम लोग उनके खिलाफ कुछ कर पाएंगे। उन्होंने जनता को देश के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित गीत वंदे मातरम पूरे देश में राष्ट्रीय गीत के रूप में लोकप्रिय हो गया। तो अभी थोड़ा आक्रोश का भावना आ गया और लोगों में देशभक्ति का भाव फैलाने लगे यहाँ के लोग, और जो भी कांग्रेस के सदस्य थे वो ऐसा करने लगे क्योंकि उन्हें लग गया कि हाथ पे हाथ धरे रहने से हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये अंग्रेज हमें कुछ भी नहीं देने वाले हैं। प्रमुख नेता कौन थे नरम दल के, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, फिरोज शाह मेहता थे और अन्य पुराने नेता जो थे वो लोग थे। और गरम दल जब हो गए 1905 ईस्वी के बाद जो कांग्रेस की जो सदस्य बने वो कौन कौन से थे, उसमें प्रमुख नेता कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक थे, विपिन चंद्रपाल थे, लाला लाजपत राय थे और अरविंद घोष थे। तो ये लोग मिलकर के लोगों को पाठ पढ़ाने लगे कि अब हमें अपने अंदर देशभक्ति की भावना लाना पड़ेगा, तभी हमारा देश आज़ाद हो सकता, तभी हमें हमारा हक मिल पाएगा। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। उसे उभरने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है, के पत्र केसरी को दिया जाता है। जबकि क्रांतिकारी आंदोलन का प्रधान केंद्र क्या था, बंगाल था। तो क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से हुआ था, बंगाल से हुआ था, लेकिन क्रांतिकारी गतिविधि कहाँ से हुआ था, महाराष्ट्र से सबसे पहले हुआ था। और किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। क्रांतिकारी आंदोलन दो क्षेत्रों में हुई, एक तो भारत में हुई और भारत के बाहर भी हुई, जो कि विदेश में हुई थी। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन 2 चरणों में हुई, प्रथम चरण और द्वितीय चरण हुई। चलिए उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण, बाल गंगाधर तिलक ने क्रांतिकारी युवाओं को एकजुट होने, राष्ट्रवाद की भावना भरने तथा शस्त्र की प्रशिक्षण देने के लिए 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव तथा 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया। तो गणपति महोत्सव में इकट्ठा, मतलब गणपति महोत्सव के बहाने ही इकट्ठा होने के लिए क्रांतिकारी आंदोलन किया इन लोगों ने, ताकि अंग्रेजों को पता भी न चले, उन लोगों को लगे कि हाँ ये लोग महोत्सव कर रहे हैं, और उसके साथ साथ उन लोगों से बातचीत भी की एकजुट होकर के। और उन्होंने ये प्लान किया कि अब हमें प्रशिक्षण देना होगा शस्त्र की, जिसे शस्त्र चलाने नहीं आता है, और राष्ट्रवाद की भावना उनमें भरा। और साथ में शिवाजी महोत्सव था, उसमें भी यही काम किया। इनका कहना था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और हम इसे लेकर ही रहेंगे। तो ये किसका कहना है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते एग्जाम में। तो ये किसका कहना है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक का कहना है, बाल गंगाधर तिलक ने ये बात कही है। तिलक की प्रेरणा से महाराष्ट्र में आर्य बांधव समिति नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई। व्यायाम मंडल, इसकी स्थापना 1897 ईस्वी में चापेकर बंधु तथा दामोदर हरि एवं बालकृष्ण हरि ने किया था। इन्होंने पूना में प्लेग अधिकारी W.C. रेंड और आर्यस्टर की हत्या कर दी और वह भारतीय जनता से सहयोग करने के बजाय टैक्स वसूल कर रहा था। तो व्यायाम मंडल जो थे, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1897 ईस्वी में हुई थी। चापेकर बंधु और दामोदर हरि और बालकृष्ण हरि ने किया था। उन्होंने पूना का जो प्लेग अधिकारी था कौन था, ये अंग्रेजी था, W.C. रेंड और आर्यस्टर की हत्या कर दी। क्यों हत्या किया था, क्योंकि वह भारतीय जनता से सहयोग करने के बजाय उससे टैक्स वसूल रहा था, इसलिए।
मित्र मेला और अभिनव भारत। गणपति उत्सव मनाने के दौरान 1899 में बी.डी. सावरकर द्वारा नासिक में मित्र मेला की स्थापना की गई। यह मित्र मेला आगे जाकर 1904 ईस्वी में अभिनव भारत के रूप में परिवर्तित हो गया। यह संस्था मेजनी के तरुण इटली के सदृश एक गुप्त सभा थी। तो मित्र मेला एक गुप्त सभा के रूप में थी। इसकी अभिनव भारत के एक सदस्य अनंत लक्ष्मण कान्हरे ने नासिक में मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी। तो मजिस्ट्रेट जब जा रहा था वहाँ पे नासिक में, तो पहले तो ऐसे गाड़ी में नहीं जाते थे, तो पहले लोग राजदूत और वैसे ही गाड़ी मिलती थी मजिस्ट्रेट को, तो उससे जा रहे थे तो उसकी हत्या कर दी। इसी घटना को नासिक षड्यंत्र केस कहते हैं। इसी संस्था के सदस्य पांडुरंग महादेव वापट को बम बनाने की कला सीखने एवं पेरिस भेजा गया था। तो इसी संस्था के सदस्य जो थे कौन थे, तो पांडुरंग महादेव वापट थे। वो बम बनाने की कला सीखने के लिए कहाँ गए, पेरिस गए थे। 1906 ईस्वी में सावरकर कानून की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए, जहां 1857 की क्रांति की 50वीं सालगिरह मनाई गई थी। तो 1857 का 50 साल पूर्व गया था, जो कि उन्होंने लंदन में ही ये मनाया था। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया वार फ्रीडम में 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। अनुशीलन समिति, यह बंगाल की पहली क्रांतिकारी संस्था थी, जिसकी स्थापना 24 मार्च 1902 को मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ वसु द्वारा तथा कलकत्ता में जतीन्द्र नाथ बनर्जी और बरिंद्र कुमार घोष द्वारा किया गया था। प्रारंभ में इस समिति का नाम भारत अनुशीलन समिति था, जिसके अध्यक्ष प्रथम नाथ मित्रा और उपाध्याय चित्तरंजन दास थे। इस संस्था के निवेदिता एकमात्र महिला सदस्य थी। युगांतर समिति, बंगाल के क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन वरिंद्रनाथ घोष तथा भूपेंद्र नाथ घोष ने किया। इन्होंने युगांतर नामक पत्रिका में कहा कि यदि 30 करोड़ भारतीयों में 60 करोड़ हाथ एक साथ खड़े हो जाए तो कोई अंग्रेज की ताकत नहीं है कि उसे रोक सके। तो ये किसने कहा था, तो ये वरिंद्रनाथ घोष और भूपेंद्र नाथ घोष ने कहा था। क्या चीज़ में कहा था, तो युगांतर नामक पत्रिका में कहा था। युगांतर समिति जो बनाया था उसके लिए कहा था। खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी इस समिति के सक्रिय सदस्य थे। प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंक दिया, किंतु दुर्भाग्य से किंग्सफोर्ड की पत्नी कैनेरी एवं पुत्री की मृत्यु हो गई। तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस है, ये दोनों मिलकर के बम फेंक दिया। किस पे फेंक दिया, तो जज किंग्सफोर्ड था। तो जज किंग्सफोर्ड बहुत ही क्रूर था, तो इसलिए उसने फेंक दिया। लेकिन उसमें जज नहीं बैठा था उस समय, उस गाड़ी में उस समय उसकी पत्नी और उसकी पुत्री बैठी थी। प्रफुल्ल चाकी पुलिस की डर से आत्महत्या कर लिया, जबकि अंग्रेजों ने खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 ईस्वी को लगभग 18 वर्ष की आयु में मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दिया। तो मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दिया। ये जज कहाँ का था, मुजफ्फरपुर का था। तो जज की पत्नी को मार दिया, तो इसलिए उसने फांसी दे दिया खुदीराम बोस को। और प्रफुल्ल चाकी जो था वो खुद ही आत्महत्या कर लिया। और उस समय उम्र क्या थी खुदीराम बोस की, तो 18 वर्ष की आयु थी। यह सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले क्रांतिकारी थे। तो सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले क्रांतिकारी कौन थे, तो खुदीराम बोस थे। और किस आरोप में चले गए, क्योंकि उसने मुजफ्फरपुर के जज कौन थे, तो किंग्सफोर्ड थे, उसके गाड़ी पर बम फेंक दिया था, जिसके कारण उसकी पत्नी और उसकी बेटी की मौत हो गई थी। अलीपुर षड्यंत्र केस, अंग्रेजी सरकार ने मानी कटोला उद्यान एवं कलकत्ता में अवैध हथियारों के तलाशी के दौरान कई व्यक्तियों को गिरफ्तार कर अलीपुर कारागार कलकत्ता में डाल दिया, जिसे अलीपुर षड्यंत्र केस कहते हैं। इसमें अरविंद घोष एवं बरिंद्र घोष गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें से बरिंद्र घोष को आजीवन काला पानी की सजा दे दी गई एवं चित्तरंजन दास के बचाव से अरविंद घोष बरी हो गए। इस घटना के बाद अरविंद घोष सन्यासी बन गए और पांडिचेरी चले गए, जहां उन्होंने ओरेविले आश्रम की स्थापना की थी। अब हम लोग पढ़ते हैं बंगाल विभाजन के बारे में। कब हुआ था, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हो गया था। वर्ष 1905 ईस्वी तक आते आते बंगाल में राष्ट्रवाद की भावना चरम सीमा पर पहुंच गया था। अतः राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन कर दिया। तो बंगाली लोग सब चरम सीमा पे चढ़ गए थे, सब भाईचारा मतलब इतना भाईचारा हो गया था कि वहाँ पे रक्षाबंधन मनाने लगे। मतलब सभी धर्म के लोग रक्षाबंधन मनाने लगे, और वो भी भाई बहन वाला नहीं, मतलब सभी लोग एक दूसरे को राखी बांधने लगे कि हम लोग कभी भी अलग नहीं होंगे। तो अंग्रेजों को और भी दिक्कत होने लगी, करे इस लोग में तो कुछ ज़्यादा ही भाईचारा है, हम लोग तो रूल ही नहीं कर पाएंगे इसके अगेंस्ट। तो इसलिए उसने क्या किया, उसने बंगाल का विभाजन कर दिया। कब कर दिया, 1905 ईस्वी में कर दिया।
बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 ईस्वी को किया, जो अक्टूबर 1905 ईस्वी को विभाजन लागू हो गया। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूज फ्रेजर थे। इसी दिन 19 अक्टूबर 1905 ईस्वी को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 19 अक्टूबर 1905 ईस्वी को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसी दिन बंगाल विभाजन हुआ था, जो भी भाईचारा था उसको खत्म कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर इसे रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। तो वही वो लोग रक्षाबंधन दिवस मनाने लगे, बोले कि हम लोग भले ही अलग हो जाएंगे लेकिन तो भी हम लोग रक्षाबंधन मनाएंगे, मतलब हम लोग एक दूसरे की रक्षा करेंगे, चाहे कोई भी धर्म के हो या फिर कहीं भी हम लोग रहे, हम लोग एक दूसरे की रक्षा करेंगे। बंगाल विभाजन के अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत क्या है, अमार सोनार बांग्ला लिखा, जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। तो अमार सोनार बांग्ला जो है ये क्या है, अभी वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। ये किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था बंगाल विभाजन के समय में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर ले अच्छे से। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन किया, किंतु अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का कारण प्रशासनिक सुधार को बताया। तो बंगाल विभाजन क्यों किया था लॉर्ड कर्जन ने? तो सांप्रदायिकता, मतलब वो तो चाहता था कि भाईचारा खत्म हो जाए, देशभक्ति इन लोगों में से खत्म हो जाए, इसलिए किया था। लेकिन लोगों को क्या बताया? लोगों को बताया कि प्रशासनिक सुधार के लिए किया गया है। पूर्वी बंगाल में मुसलमानों को अधिक रखा गया और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को अधिक रखा गया। तो पश्चिम बंगाल में हमारे जो देश में जो पश्चिम बंगाल है उसको रखा गया, जिसमें कि हिंदू रह गए, और पूर्वी बंगाल में मुसलमानों को रख दिया, जो कि बांग्लादेश बन गया। अंग्रेज मुसलमानों के संरक्षण का काम करने लगे और उन्हें पूर्वी बंगाल में हिंदुओं से लड़वाने लगे। तो बेसिकली अंग्रेज क्या चाहते थे कि दोनों लड़े, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े, ताकि उन लोगों में भाईचारा खत्म हो जाए, देशभक्ति खत्म हो जाए। तो वो करने में वो लोग सफल होना चाहते थे। पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक मुसलमानों से अंग्रेज यह कहते थे कि हम तुम्हारे संरक्षक बनकर रहेंगे। तो पश्चिम बंगाल में जो थोड़े से जो बच गए थे मुस्लिम, तो उनको ये कहते थे कि हम तुम्हारा संरक्षण करेंगे, ये हिंदू लोग तुम्हें मार डालेंगे। अंग्रेज बंगाल से फूट डालो और शासन करो की नीति प्रारंभ कर दिया। तो कहाँ से ये फूट डालो और शासन करो की नीति प्रारंभ हुई है? तो बंगाल से हुई है और अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेजों की बंगाल विभाजन की नीति सफल नहीं हो पाई, क्योंकि 1905 ईस्वी में बंगाल के टाउन हाउस से स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हो गया था। भारतीयों ने अंग्रेजों के वस्त्र, विद्यालय वस्तुएं इत्यादि का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया। भारतीय लोगों ने अंग्रेजों के कपड़े धुलने, उनके तथा नौकरी करने तथा उनके विद्यालय में पढ़ने से मना कर दिया। तो भारतीय अब अंग्रेजों का कुछ भी नहीं करना चाहते थे। भारतीय अंग्रेजों का वस्त्र भी नहीं लेते थे, न उनका खरीदते थे, न उनके विद्यालय में पढ़ना चाहते थे। अंग्रेजी शिक्षा नहीं प्राप्त करना चाहते थे, वस्तुएं उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। मतलब वो पूर्णतः विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया और अपने देश का जो स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने लगे। इस आंदोलन के दौरान भारतीयों ने विदेशी कपड़ों को जला दिया, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने एक निष्ठुर अपराध कहा। बंगाल में ब्रिटेन के वस्तुओं के बहिष्कार का झुकाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। तो बंगाल में जो विदेशी वस्तु था उसका बहिष्कार सबसे पहले किसने किया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने किया था। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विपिन चंद्र पाल एवं रविंद्रनाथ टैगोर थे। इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए बंग भंग आंदोलन चलाया था। तो स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, विपिन चंद्र पाल थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चित्रम्बन पिल्ले, पंजाब में अजीत सिंह एवं लाला लाजपत राय, बम्बई में, पुणे में लोकमान्य तिलक तथा दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक बना था। तो कब बना था वंदे मातरम? तो स्वदेशी आंदोलन जब हो रहा था उसी के दौरान ये आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। स्वदेशी के प्रचार प्रसार हेतु बाल गंगाधर तिलक द्वारा महाराष्ट्र में स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी सभा का गठन किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से प्रेरणा लेकर के कलकत्ता में 14 अगस्त 1906 को बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य अरविंद घोष को बनाया गया था। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे।
नोट में है, सामान्यतः कृषक वर्ग के लोग एवं मुसलमान 1905 ईस्वी के स्वदेशी आंदोलन से अप्रभावित रहे। वो लोग एकदम नेचुरल रहे, वो लोग कुछ भी नहीं किए उसमें, जबकि महिलाएं एवं बुद्धिजीवी वर्ग के लोग इस आंदोलन में प्रभावित हुए। तो कृषक वर्ग के जो लोग थे और मुसलमान थे वो लोग कुछ भी नहीं किए स्वदेशी आंदोलन में, लेकिन महिलाएं और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, उन लोगों ने अपना पूरा योगदान दिया था। 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे। उनके आगमन पर दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे दिल्ली दरबार कहते हैं। इसी दौरान 1911 में 3 घोषणाएं की गई। कौन कौन सी घोषणाएं की गई? तो बंगाल विभाजन को अवरुद्ध कर दिया जाएगा, बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाएगा, मतलब बंगाल विभाजन नहीं होगा और बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाएगा। भारत की राजधानी क्या कर दिया गया? तो कलकत्ता से दिल्ली बना दिया जाएगा, ये बोला गया था। इन तीनों घोषणाओं को 1 जनवरी 1912 ईस्वी को लागू कर दिया। तो 1 जनवरी 1912 ईस्वी को लागू कर दिया गया, जिसमें कि 1912 में बंगाल से बिहार अलग हो गया। तो 1912 में बिहार से बंगाल कब अलग हुआ है? तो 1912 में हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करें। 1936 ईस्वी में बिहार उड़ीसा से अलग हुआ है। तो बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 में, और 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया। तो झारखंड कब अलग हुआ? तो झारखंड 15 नवंबर 2000 को हुआ। उड़ीसा कब हुआ? 1936 को हुआ। और बंगाल कब अलग हुआ? तो 1912 को हुआ। रिमार्क में है, लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से कर दी। तो औरंगजेब भी जैसे क्रूर था ना, वैसे ये था, तो उसकी तुलना उससे कर दिया, औरंगजेब से कर दिया लॉर्ड कर्जन की तुलना। किसने कर दिया? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कर दिया। 1910 ईस्वी आते आते क्रांति आंदोलन का पहला चरण समाप्त हो गया। क्रांतिकारी आंदोलन का अब दूसरा चरण शुरू होता है। तो क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण क्या है वो देखते हैं। द्वितीय चरण की शुरुआत महात्मा गांधी के अचानक असहयोग आंदोलन समाप्त करने के कारण हो गया। तो किस कारण से द्वितीय चरण शुरुआत हुआ? तो महात्मा गांधी जो अचानक से असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिए, जब उनको जेल में डाला गया उसके बाद उनको समाप्त करना पड़ा असहयोग आंदोलन। इसके कारण द्वितीय क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हो गया, जो कि दूसरा चरण था क्रांतिकारी आंदोलन का। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, इसकी स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल ने अक्टूबर 1924 ईस्वी में कानपुर में की थी। इसका उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से देश में समाजवादी संघीय गणतंत्र की स्थापना करना था। इस संगठन को धन की आवश्यकता थी, जिसे एकत्रित करने के लिए इस संस्था के समय ने काकोरी षड्यंत्र किया था। काकोरी षड्यंत्र क्या है, कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी में हुआ था। सहारनपुर से लखनऊ आ रही ट्रेन को काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को रोककर उसमें से ब्रिटिश खजाने को लूट लिया गया। इसी को काकोरी षड्यंत्र कहते हैं। काकोरी षड्यंत्र क्या है? तो सहारनपुर से जो लखनऊ आ रही थी ट्रेन, उसमें जो विदेशी जो भी खजाने थे उसको भारतीयों ने लूट लिया, मतलब लखनऊ पैसेंजर ट्रेन जो आ रही थी उसको रोक करके उसको लूट लिया गया। उसी को काकोरी षड्यंत्र कहते हैं, जो कि कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। इस आरोप में अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद जेल में, रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में, राजेंद्र लाहिरी को गोंडा जेल में तथा राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई। तो ये जो लूटा खजाने को, तो इसके आरोप में इन सबको फांसी दे दी गई। फांसी पर चढ़ने वाले मुस्लिम क्रांतिकारी अशफाकुल्ला खान थे। इस कांड के सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला थे और काकोरी कांड के मुख्य अभियुक्त चंद्रशेखर आजाद वहां से फरार हो गए। बाद में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से मुठभेड़ हो गई थी। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आखिरी गोली खुद से खुद को मार ली और इस प्रकार 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। तो चंद्रशेखर आजाद का कहना था कि मुझे ये अंग्रेज क्या मारेंगे, अंग्रेजों के गोलियों में इतना दम नहीं कि वो मुझे मार सके, इसलिए उसने खुद को ही मार दिया। राम प्रसाद बिस्मिल का नारा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कि जोर कितना बाजुए कातिल में है, मतलब सामने वाले में कितना जोर है कि वो हमें मार डाले। और चंद्रशेखर का क्या कहना था, चंद्रशेखर आजाद का, इंग्लिश हैज़ नो बुलेट टू शूट मी, मतलब अंग्रेज के पास कोई ऐसी बुलेट नहीं है कि वो मुझे शूट कर ले, इसलिए उसने खुद को ही मार दिया था चंद्रशेखर आजाद ने। नौजवान सभा है, इसकी स्थापना मार्च 1926 ईस्वी में भगत सिंह, छबील दास एवं यशपाल द्वारा पंजाब में किया गया था।
1928 में इस सभा को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में विलय कर दिया गया। पुनः बाद में इसे HSRA में विलय कर दिया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, इसकी स्थापना कब हुई? तो 10 सितंबर 1928 ईस्वी को हुई। कहाँ पे हुई? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई। चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। किसने किया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। यह संस्था काकोरी कांड के समाप्त हुए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के स्थान पर किया गया था। यह संस्था एक लोकतांत्रिक संगठन था जिसमें फैसले बहुमत के आधार पर होते थे। इस संगठन के सदस्यों द्वारा सैंडर्स की हत्या, असेंबली बम कांड हुआ था वो, और लाहौर षड्यंत्र केस को अंजाम दिया गया। तो ये तीनों काम किया गया। नोट में है साइमन कमीशन का विरोध तथा सैंडर्स की हत्या नौजवान के सदस्यों ने भी किया था। तो इन लोगों ने ही किया था। किन किन ने किया था? तो इसमें मुख्यतः कौन थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद थे, फिरोज शाह कोटला थे। तो इन लोगों ने किया था मिलकर के। सैंडर्स की हत्या। लाला लाजपत राय की साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में घायल होने के उपरांत मृत्यु होने पर इसका बदला 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की गोली मार करके हत्या कर दी थी। तो लाला लाजपत राय जो थे, ये साइमन कमीशन के विरोध करने के लिए जो लाठीचार्ज हुआ था, विरोध कर रहे थे, उस समय लाठीचार्ज किया गया था। उसके उपरांत मृत्यु होने पर उसका बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को लाहौर के सहायक पुलिस अध्यक्ष जो थे, वो जब जा रहे थे तो उनको गोली मार करके हत्या कर दिया गया। इस कांड में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल शामिल थे। नोट में है लाला लाजपत राय को शेर-ए पंजाब की उपाधि से विभूषित किया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार छोटे छोटे एग्जाम तक में पूछा जाता है कि शेर-ए पंजाब की उपाधि से किसे विभूषित किया गया है। किनको जानते हैं शेर-ए पंजाब के नाम से? तो लाला लाजपत राय को जानते हैं। असेंबली बम कांड। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधानसभा में ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिसिटी सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंका गया था। असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह की उम्र कितनी थी? तो 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा थी। तो 21 वर्ष के असेंबली बम कांड जो था उसमें क्या हुआ था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त बम लेकर के आए थे और वो असेंबली में बैठे थे और उतने में ही भगत सिंह बम फेंक दिए वहाँ पर। क्यों बम फेंके थे? तो पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करने के लिए किए थे। और असेंबली में बम फेंकते ही इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा दिया। उस समय उनकी आयु कितनी थी? तो 21 वर्ष लगभग थी। 21 वर्ष से थोड़ा सा ज़्यादा था। नोट में है यह नारा मौलाना हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया था। इस बम कांड का उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं था, बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए उसने डायरेक्ट बम ही फेंक दिया था उन्होंने। भगत सिंह ने कहा अंग्रेज सोए हुए हैं और उन्हें जगाने का यही रास्ता है। इस कांड के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, क्योंकि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी तो इसलिए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस है जिसमें असेंबली बम कांड एवं सैंडर्स हत्या कांड भी शामिल थे और उसमें जो अभियुक्त थे उनके खिलाफ लाहौर में मुकदमा चलाया गया, जिसे लाहौर षड्यंत्र केस या भगत सिंह ट्रायल के नाम से जाना जाता है। इस केस के निर्णय के आधार पर भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त पर मुकदमा चलाया गया और 14 फरवरी 1931 ईस्वी को इन्हें मौत की सजा सुना दी गई और 23 मार्च 1931 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दिया गया। तो ये तो झूठा केस में उन्हें फंसा दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों को तो पहले से ही मन कर रहा था कि उन्हें फांसी दे दे, लेकिन उसमें तो किसी की मृत्यु हुई नहीं थी बम कांड में, तो क्या करते? तो उस पर ये सब लगा दिया गया। उन्हें लाहौर षड्यंत्र केस में फंसा दिया गया और उसके दौरान उन दोनों को फांसी की सजा सुना दी गई। नोट है जतिन दास जेल में भूख हड़ताल पर बैठे गए और जेल में 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो जतिन दास जो थे वो जेल में भूखे रह गए, भूख हड़ताल पर बैठे थे और इसके कारण उनको 34 दिन बाद भूख हड़ताल के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA है, जो कि इसकी स्थापना 1930 ईस्वी में सूर्यसेन मास्टर दा द्वारा बंगाल के चटगांव में किया गया। इस संस्था के प्रमुख कार्य क्या थे? चटगांव स्थित शास्त्रागारों को लूटना था। चटगांव शास्त्रागार षड्यंत्र था जो कि बंगाल क्षेत्र में सूर्यसेन ने क्रांतिकारी आंदोलन को 1930 ईस्वी में बढ़ावा दिया। इन्होंने अप्रैल 1930 ईस्वी को चटगांव में अंग्रेजों के शास्त्रागार को लूट लिया, जिस कारण अंग्रेजों ने इन्हें 1934 ईस्वी में फांसी दे दी। इस प्रकार भारत का क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त हो गया। वो धीरे धीरे करके सबको खत्म करते गए, सबको फांसी पे चढ़ाते गए।
विदेशों में हुए क्रांतिकारी आंदोलन, तो इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसका स्थापना 1905 ईस्वी में लंदन में हिडमैन में सुझाव पर श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में स्वशासन की स्थापना करना था। भारत से बाहर विदेश के धरती पर स्थापित यह पहली क्रांतिकारी संस्था थी। विलियम कर्जन वाइली की हत्या, तो विलियम कर्जन वाइली की हत्या कर दी गई थी। इंडियन हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा द्वारा 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारत सचिव विलियम कर्जन वाइली को गोली मार करके हत्या कर दी। तो देश से बाहर भी ये सब क्रांतिकारी चलते रहा। इस हत्या का कारण था कर्जन वाइली के उदयपुर रियासत के रेजिडेंट की हैसियत से श्यामजी कृष्ण वर्मा को प्रताड़ित करने से था। तो उनको प्रताड़ित किया गया था यहाँ पर, इसलिए उन्होंने विदेश में उनकी हत्या कर दी। स्टुटगार्ट सम्मेलन 1907 ईस्वी में हुआ था। 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्रों को बुलाया गया, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 22 अगस्त 1907 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता का जननी मैडम भिखारी कामा ने भारत का प्रथम राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराया था। इस झंडा का डिजाइन मैडम भिखारी कामा के साथ सरदार सिंह राणा ने किया था। इस झंडे में 3 रंग लाल, हरा और पीला का प्रयोग किया गया था तथा इसमें 8 कमल के फूल और 8 राज्यों के प्रतीक थे। इस झंडे के मध्य में देवनागरी अक्षरों में वंदे मातरम लिखा था। अब गदर पार्टी है, उसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया था। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भाखना थे और इसी के सुझाव से गदर पार्टी की स्थापना किया गया था, इसलिए उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। कौन थे? तो सोहन सिंह भाखना थे। यह पार्टी हिंदुस्तान गदर नामक पत्र निकालती थी, जिसका प्रथम अंक उर्दू में छपता था और बाद में गुरुमुखी लिपि में भी छपने लगा था। यह पत्रिका कालांतर में उर्दू एवं गुरुमुखी के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, पंजाबी एवं गुजराती में भी छपने लगी थी। इस पत्रिका का संपादन कौन करते थे? तो रामचंद्र पेशवारी करते थे। यह एक क्रांतिकारी संगठन था। अमेरिका में गदर पार्टी एवं प्रतिबंध में के बाद लाला हरदयाल ने मैडम भिखाजी कामा से मिलकर के 1916 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना कहाँ पे की थी? तो बर्लिन में की थी। कामागाटा मारू 1914 ईस्वी में था। गुरुदत्त सिंह तथा कामागाटा मारू नामक जापानी जहाज को भाड़े पर लिया और कुछ भारतीयों ने कलकत्ता से लेकर कनाडा की ओर चल दिया, किंतु कनाडा सरकार अंग्रेजों के दबाव में आकर यह घोषणा किया कि वैंकूवर बंदरगाह पर उसी जहाज को रुकने दिया जाएगा जो रास्ते में बिना कहीं रुके आया है, किंतु कामागाटा मारू जहाज सिंगापुर में रुका था। कनाडा सरकार ने जहाज को वैंकूवर बंदरगाह पर रुकने नहीं दिया, अतः जहाज वापस कलकत्ता बंदरगाह के लिए लौट गया। तो कनाडा सरकार ने रुकने नहीं दिया, वैंकूवर बंदरगाह पर नहीं रुकने दिया, इसलिए उसको फिर से कलकत्ता लाया गया। जब ये क्रांतिकारी वापस कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर पहुंचे तो अंग्रेजों और उनके बीच गोलीबारी शुरुआत हुई। इस घटना को ही कामागाटा मारू की घटना कहते हैं। तो ऐसे करते करते ही हमारे पूरे देश में और देश से बाहर भी और देश के अंदर भी पूरा क्रांतिकारी आंदोलन चलते गया, जिसमें हमारे बहुत सारे जो वीर पुरुष थे उन लोगों की जान गई, उन लोगों को फांसी चढ़ाया गया, उनकी मौत हो गई। तो ऐसे करते करते चलते रहा हमारे देश में पूरा, जो कि देश के अंदर भी चला और देश के बाहर भी क्रांतिकारी आंदोलन चला था। पूरे 2 चरणों में चला था। तो ये चैप्टर हम लोग पढ़ लिए हैं अच्छे से। अब अगले क्लास में हम लोग सामाजिक सुधार संगठन के बारे में पढ़ेंगे, सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो क्या पढ़ेंगे? सामाजिक सुधार संगठन के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।